फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम RPSC की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी में कल आपका टॉपिक जो था वो मैंने कहा था कि ये टॉपिक मैं आपको कल पढ़ाऊंगा और कल आपको उससे आज वाला टॉपिक पढ़ाया जाए। तो आज यानी कि टॉपिक क्या पढ़ना है हमें, लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि जिससे हम क्या कहते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ने हैं। और इसमें क्या है, सीधे सीधे 5 नियम की कहानी पढ़नी है। और 5 नियम आपको पता ही है 5 नियम कैसे कैसे हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। 5 लॉज ऑफ, जिसे कहेंगे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। चलिए, तो आज क्या पढ़ना है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। चलिए, तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस समझते हैं, यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। चलिए, तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की कहानी सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया किसने है, यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपके दिया किसने, यानी कि उस व्यक्ति ने दिया है जिसकी बदौलत आज क्या है, आप लाइब्रेरी के प्रोफेशन को समझ रहे हैं, एक लाइब्रेरी की नौकरी को के लिए एप्लीकेबल हो, एक लाइब्रेरी के टीचर के लिए एप्लीकेबल हो, यानी कि आप सभी के, यानी कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इंडियन लाइब्रेरी साइंस के क्या हैं, SR रंगनाथन जी ने दिया है। किसने दिया है, रंगनाथन जी ने। ठीक है, ये आपको कहानी समझ में आ गई, यानी कि पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसने दिया है। फिर आता है आपको कॉन्सेप्ट आता है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आया कब। कोई बता सकता है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आया कब? यानी कि देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये यानी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आया कब, तो वो आया था 28 में, यानी कि फॉर्मुलेटेड द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये आजकल क्या है, क्वेश्चन को घुमाने के लिए और बच्चों को क्या है एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ लिखा रहा हूँ। तो ये आया था 28 में, पर जो इसकी क्या है किताब थी, यानी कि एक तरह से पब्लिशन हुआ था, जो वो था 31 में, यानी पब्लिश्ड इन 1931, जो कि हम ये पढ़ते हैं डेट। ये डेट आपको एक तरह से जब आप डीपली पढ़ोगे तब समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या है, ज़्यादातर वो नहीं पूछा जा रहा जो लिखा हुआ है, उससे आगे की चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे कि आप ये पूछ लिया जाएगा कि ये आया कब, ये प्रस्तावित कब। एक जैसे कि आपका घर गया, आपका घर कब बनना शुरू हुआ, और एक होता है आपका घर बन के तैयार कब हुआ, वो वाली कहानी है आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली बात आती है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के जो टॉपिक हैं, यानी कि 5 लॉ क्या क्या हैं। सबसे पहली बात आती है कि पहला लॉ क्या कहता है, यानी कि पहला लॉ क्या कहता है आपको, पहला लॉ कहता है बुक, एक मिनट, चलिए, पहला लॉ कहता है आपका बुक आर फॉर यूज़, यानी कि किताबें उपयोग के लिए हैं। दूसरा नियम क्या कहता है आपका, दूसरा नियम कहता है एवरी रीडर हिज बुक, यानी कि प्रत्येक पाठक की अपनी पुस्तक, यानी कि एवरी रीडर हिज बुक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे क्या कहता है आपका, एवरी बुक इट्स रीडर, यानी कि हर पाठक को अपनी बुक मिले, रीडर, यानी प्रत्येक पुस्तक को अपना पाठक मिले, प्रत्येक पुस्तक को अपना पाठक मिले। ठीक है, मिले। चलिए आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या था, सेव द टाइम, यानी कि पाठक का समय बचे, यानी कि सेव
द टाइम ऑफ द रीडर, READER, रीडर, यानी कि पाठक का समय बचे। उसके बाद क्या होगा, पांचवा नियम क्या कहता है हमारा, लास्ट है वर्धनशील संस्था, यानी कि लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पुस्तकालय एक बढ़ते हुए जीवन। ठीक है, यानी कि इसे कहेंगे पुस्तकालय एक बढ़ते हुए जीवन के तौर पर। तो क्या होगा, लास्ट क्या हो जाएगा, ग्रंथालय एक वर्धनशील तंत्र। ठीक है, यह आ जाएगा आपका। चलिए, तो सबसे पहले लेके चलते हैं, यानी कि अपने टॉपिक पे को पहले लेके चलते हैं। पहला हम लॉ पढ़ेंगे, यानी कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है, पुस्तकें उपयोग के लिए। अब पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, तो यानी कि इसमें क्या आएगा, इस सूत्र का क्या कहना है, यानी कि ग्रंथालय विज्ञान में प्रथम सूत्र क्या कहता है कि जो पुस्तकें हैं, यानी कि पुस्तकें सारी क्या हैं, वह यूज़र के लिए। और रंगनाथन जी का कहना है कि आधुनिकीकरण में उपयोग का एक तरह से जो विवरण बताया। और सबसे पहले यानी कि इसके निहितार्थ क्या होते हैं, यानी कि प्रथम क्या होता है, सूत्र के निहितार्थ। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहला आपका आ जाएगा ग्रंथालय की अवस्थिति, यानी कि आपकी हो जाएगी लाइब्रेरी लोकेशन। अब लाइब्रेरी लोकेशन क्या कहता है, लाइब्रेरी की लोकेशन ये कहता है, आप ये बताओ, आपका ऑफिस और आपका घर पास में होगा तो क्या होगा, आपको टेंशनबाजी कम होगी, जल्दी आ जाओ पाओगे, आप इतने परेशान नहीं रहोगे। बिल्कुल, यानी जैसे आप कहते हैं ना कि मैं बस में आ रहा था, मेरे जूते ख़राब हो गए यार, आज से यानी मीटिंग में जाना था, ये करना था, तो वो सब चीज़ें नहीं होगी, आपको टेंशन नहीं होगी। और आप क्या कर पाओगे, जैसे आप कॉलेज हैं या आप लाइब्रेरी में ज्वाइन कर रहे हो, आपकी लाइब्रेरी आपसे घर से 10 किलोमीटर दूर है, तो क्या है वो आने जाने में जो टाइम वो वेस्ट होगा। अगर आपके आसपास होगी, तो यानी कि आसपास होगी, वॉकेबल डिस्टेंस पे होगी, तो जाओगे आप उससे पढ़ लोगे वहाँ पर, तो क्या होगा, टाइम बचेगा। यानी कि कॉन्सेप्ट जो है ये वाला यहाँ पर भी चलता है, जो चौथा नियम है उसमें भी चलता है, पर ये जो नियम है इसमें क्या होता है कि ये कहना है इसका कि जो यानी ग्रंथालय की अवस्था ऐसी जगह होना चाहिए, सार्वजनिक ग्रंथालय जो केंद्र में हो, यानी कि शहर के केंद्र में हो, जहाँ पर सभी व्यक्ति आते हों, यानी कि ऐसे, यानी कि ये पूरा शहर है तो यहाँ पर सभी व्यक्ति आते हों, यानी कि सभी व्यक्तियों का गढ़ हो। जैसे आपके स्कूल्स और कॉलेज ऐसी जगह बनाए जाते हैं ना कि जहाँ पर सभी आते हो, तो इसलिए ये सब चीज़ें उस चीज़ को डिफाइन करती है। आप क्या करते हो, आप ये बताओ, व्यापार ऐसी जगह करोगे जहाँ पर कोई ना आता हो, या व्यापार ऐसी जगह करोगे जहाँ पर हज़ारों आदमी आते हैं, वहीं तो करोगे व्यापार। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो रेलवे स्टेशन है, जहाँ कॉलेज हैं, उनके आसपास आपने खाने की दुकान देखी होंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर ज़रूरत है। अब ये थोड़ी कि आपने कहीं ऐसी जगह खाने की दुकान देखी होगी जहाँ पर कोई आता ना हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, इस चीज़ का पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे चलते हैं। ग्रंथालय का कार्य समय, यानी ग्रंथालय का कार्य समय क्या बताता है, यानी कि लाइब्रेरी आवर्स ऐसे होने चाहिए जिसमें क्या है, लाइब्रेरी को सूटेबल, यानी कि जो पाठक को लिए उपयोग, यानी उपयोगकर्ता के समुदाय एक तरह से कार्य पर निर्धारित करता है। आपने मान लीजिए आपने लाइब्रेरी आवर ऐसे खोल दिए, जैसे कि मान के चलते हैं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोल दी, कोई आ ही नहीं सकता। यानी कि मान लीजिए आपने खोल दिए 7 बजे से रात के 11 बजे तक खोल दिए, तो यानी कि जिसको क्या है, जैसे कॉलेज वाला बच्चा है, कोई स्कूल वाला बच्चा है, तो क्या है वो स्कूल अटेंड करके आपकी लाइब्रेरी में अपने पढ़ाई के लिए आ सकता है। तो वो क्या है, वो लाइब्रेरी आवर्स डिफाइन करते हैं। यानी कि पहला लॉ और थोड़ा सा जो आपका चौथा लॉ है वो सेम से ही है, उसमें कुछ ज़्यादातर चीज़ें सेम से ही भी मिलेंगी। फिर आगे आता है आपका लाइब्रेरी फॉर
नीचर्स यानी कि फर्नीचर। लाइब्रेरी फर्नीचर क्या कहता है, आप ये बताइए। आपको मैं एक ऐसी सख्त कुर्सी पे बैठा दूं जहाँ पर आप क्या है कंफर्टेबली बैठ के, और आपको कहूँ कि 1 घंटा यहाँ इसी पे बैठे रहना और पढ़ना भी है तुझे, तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं। और आपको मैं आराम यानी कि एक तरह से ऐसी कुर्सी पे बैठा दूँ जहाँ पर आप आराम से बैठ के, और चेयर वेयर हो, आप अपना नोट्स भी बना सको, पढ़ भी सको, तो वहाँ पर ज़्यादा पढ़ पाओगे या यहाँ पर जो कुर्सी सख्त है? यानी कि ऐसी यानी कि फर्नीचर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर क्या हो, स्टूडेंट आराम से पढ़ सके। साउंड प्रूफ रूम्स होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपकी बताई गई हैं। फिर आता है बुक सिलेक्शन यानी कि बुक सिलेक्शन। यानी कि बुक सिलेक्शन क्या है? ग्रंथ चयन। यानी ग्रंथ चयन का क्या वातावरण एक तरह से, यानी कि ग्रंथ चयन में ये है कि जो आपके जो भौतिक रुकावटें हैं, यानी कि भौतिक दिखावटें हैं, और जो क्या है व्यक्ति यानी पाठक का समय बचे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी लाइब्रेरी में क्या है, ओपन एक्सेस का सिस्टम है। ओपन एक्सेस का सिस्टम क्या कहता है कि जो पाठक को क्या है ना, बुक सिलेक्शन करने में टाइम वेस्ट ना हो, बुक सिलेक्शन करने में क्या हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो वो क्या कहता है कि जो भी पाठक, यानी जो भी पाठक क्या है पुस्तक को लेना चाहता है, वह पुस्तक को ले सके और पुस्तक उसका समय क्या हो, बर्बाद ना हो। तो वो ये आपका ये नियम है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है लाइब्रेरी के स्टाफ। लाइब्रेरी का स्टाफ ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, यानी कि पाठक के लिए तत्पर खड़ा हो, पाठक के लिए क्या हो, उपयोगी है। और पाठक को क्या है, स्टाफ इस तरह का होना चाहिए, संख्या पूर्ण होना चाहिए। अब ये है कि बच्चा क्या मांग रहा है, बच्चा खड़ा है जी क्या ना बुक इशू कराने के लिए, आपका लाइब्रेरी स्टाफ क्या कर रहा है, गप्पे मार रहा है, मजे मार रहा है एक तरह से, उस तरह का नहीं होना चाहिए। लाइब्रेरी का यानी कि जब भी लाइब्रेरी में का कोई भी व्यक्ति, चाहे कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी हो, अगर वह लाइब्रेरी में है तो लाइब्रेरी क्या है, उसके लिए कारीगर होनी चाहिए। यानी कि जैसे काम करने में आपका कोई भी स्टाफ ऐसा नहीं होना चाहिए जो क्या हो, उसके लिए काम ऊबने वाला हो। चलिए सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस समझते हैं। यानी कि एवरी EVERY एवरी रीडर हिज बुक। यानी कि सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या कहता है आपका, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, यानी कि ये कहता है आपका लॉ। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है इम्प्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ जो हैं वो सारे के सारे आपके किस पे चलते हैं, स्टेट पे, लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ पे, लाइब्रेरी स्टाफ पे एंड रीडर पर। यानी कि ये ध्यान रखना जो है, ये सबसे पहले चलते हैं आपके राज्य पर, फिर इसके बाद क्या है ग्रंथालय प्राधिकारी, दूसरा क्या है ग्रंथालय कर्मगण, और लास्ट क्या है पाठक पर। ठीक है, ये आ जाते हैं। अब इसमें क्या है, राज्य का दायित्व। यानी कि सबसे पहला पॉइंट आता है आपका पॉइंट नंबर वन आता है राज्य का दायित्व। राज्य का दायित्व क्या है, राज्य का दायित्व है यानी कि राज्य क्या है, राज्य के दायित्व में यानी ग्रंथालय प्रणाली में एक तरह से स्थान है उसकी दायित्व। ठीक है, तो इसमें क्या है, राज्य के दायित्व होते हैं। जैसे कि आपके देखा होगा आपने सेस है, लाइब्रेरी लॉज है, यानी कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, वो सारे के सारे राज्य के दायित्व के अंदर आ जाते हैं। यानी कि इस सब में क्या है, राज्य के दायित्व। दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा क्या आता है, ग्रंथालय के प्राधिकरण का दायित्व। यानी कि एक तरह से क्या कहेंगे इसे,
लाइब्रेरी में एक तो सबसे पहले क्या स्टेट के जो होते हैं, यानी कि स्टेट की बात आ जाएगी। फिर आ जाएगा इसमें लाइब्रेरी अथॉरिटीज़। लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ में क्या होता है, इसमें क्या चीज़ है, यानी कि लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ में पुस्तकालय का चयन, यानी कि इसके अंदर आपको लिखने पड़ेंगे पुस्तकालयों का चयन, यानी चॉइस ऑफ सॉरी पुस्तकों का चयन, यानी पुस्तकों का चयन होगा, यानी लिख तो मैंने भी सही दिया, बुक्स ऑफ, यानी कि चॉइसेस ऑफ बुक्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, चॉइसेस ऑफ बुक, चॉइसेस ऑफ बुक। ठीक है, फिर आएगा चॉइसेस, यानी कि स्टाफ का चयन। ठीक है, ये आपके इसके अंदर आ जाएंगे। फिर आता है आपका, आगे चलते हैं, ग्रंथालय स्टाफ का दायित्व, यानी कि इसके जो दायित्व होते हैं, जितने भी ग्रंथालय के स्टाफ है उनके क्या दायित्व है, उनके दायित्व है कि जो भी बच्चा आ रहा है, जो भी क्या है, लाइब्रेरी को एक ग्रोइंग रूप से क्या करना है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाना है, उसकी क्या है, जितने पाठक है उसमें आ रहे हैं उनकी मदद करनी है, उनको क्या है, उनके सब एक तरह से संतुष्ट करना है कि वह उनको जो ज्ञान प्राप्त करने आ रहे हैं उनको मिल जाए। तो ये क्या है, दायित्व है। चलिए आखिरी में चलते हैं, पाठक का दायित्व। पाठकों का दायित्व, पाठकों का दायित्व क्या है, पाठकों का दायित्व ये है कि जो क्या कर रहे हैं, यानी ग्रंथालय में संसाधन है उनकी रक्षा करें, उनको क्या करें, अपने क्या है, अनुसार माने, अपने घर के तरह से माने। तो ये क्या है, पाठकों के दायित्व है। चलिए तीसरे नंबर पे लेके चलते हैं। तीसरा क्या आपका आता है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, यानी कि सीधे सीधे बात है, जो पुस्तकें बनी है, यानी कि यह मान लीजिए एक पुस्तक बनी है तो उसको उसका पाठक मिल जाना चाहिए। जैसे मेडिकल वाले पुस्तक बनी है तो मेडिकल वाली पुस्तक को मेडिकल स्टूडेंट मिल जाना चाहिए, यानी कि साइंस की पुस्तक बनी है तो साइंस की पुस्तक को साइंस का स्टूडेंट मिल जाना चाहिए, आर्ट्स की पुस्तक बनी है तो आर्ट्स की पुस्तक मिल जानी चाहिए, यानी कि जो पुस्तक जिसके लिए बनी है उसे उसका पाठक मिल जाना चाहिए, तभी उसकी क्या हो, कदर होती है। जैसे कि मान के चलिए कोई कपड़ा है, यानी कोई एक शर्ट है, अगर शर्ट को, यानी कि एक तरह से शर्ट क्या है, शर्ट को शर्ट पहनने वाला मिल जाए तो उसकी क्या है, उसकी वो चीज़ें पूरी हो रही है, यानी कि वो शर्ट उसके लिए बनी थी। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर क्या आता है, इसमें आता है मुक्त प्रवेश। सबसे पहली बात आती है मुक्त प्रवेश। मुक्त प्रवेश क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी लाइब्रेरी में क्या होता है कि आप क्या करते हो, कैटलॉग कार्ड को देखकर पर्ची, यानी पर्ची पे लिख के देते हो, जी ये नंबर है, ये एक्सेशन नंबर है, ये क्या है इसका, ये नाम है, ये ऑथर का नाम है, और मुझे ये किताब निकाल के दे दो। तो ये ना हो, आप जाओ लाइब्रेरी में और अपनी मर्जी से किताब देखो और किताब को निकाल लो, यानी कि वो है मुक्त प्रवेश। ठीक है, फिर आता है सेल्फ की व्यवस्था, यानी कि सेल्फ की व्यवस्था। सेल्फ की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कि क्या हो, कि बच्चा क्या है, खुद अपनी पुस्तकों का चयन कर सके और आसानी से निकाल सके। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, आसानी से अधिगम। आसानी से अधिगम में क्या होता है, ऐसा वातावरण होना चाहिए और ऐसी पुस्तकों का अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे वह क्या, पुस्तकें को आसानी से निकाल सके। और इसके यानी कि ये नहीं कि एक तरह से जैसे कहते हैं ना, एयर टाइट क्या कमरा नहीं होना चाहिए, वह क्या कर आसानी से अधिगम कर सके, आसानी से चीज़ों को क्या है, जैसे बैठ के लिखते हैं हम, कि बैठ के लिख भी सके। अब बहुत सी जगह क्या है, खड़े खड़े कर रहा हो, जगह ही नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है ग्रंथालय प्रसूची, यानी ग्रंथालय प्रसूची को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बताइए। अब आपको थोड़ी सी ये भी है कि आपको तो क्या है, ग्रंथालय प्रसूची। अब इसे क्या कहते हैं, कैटलॉग। अब कैटलॉग क्या है, यानी कि एक तरह से वह चीज़ है जिसके माध्यम से क्या होता है, एवरी बुक का, यानी कि एक तरह से लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हर बुक के बारे में। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के एनालिसिस होते हैं, उसके सारी की सारी चीज़ों को, जिसके बदौलत हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं किताबों को ढूंढने के लिए
और किताबों का एक तरह से विवरण लिखा होता है। फिर आता है प्रचार, यानी कि प्रचार आ जाएगा इसमें। प्रचार में क्या है, पब्लिसिटी। अब भाई आप ये बताओ, आप कोई भी क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपने खाने का बिजनेस करा, आपने ये मान लीजिए आपने कोई एक तरह से मान के चलते हैं आपने स्कूल खोला, तो स्कूल का भी तो पब्लिसिटी करोगे भाई। अगर पब्लिसिटी नहीं करोगे तो क्या होगा, कोई आएगा नहीं, तो वो सब चीज़ें आ जाए। फिर आता है डिस्प्ले ऑफ बुक। डिस्प्ले ऑफ बुक में आपको पता है सारे के सारे आपके क्या लगे होते हैं, जर्नल्स वर्नल्स लगे होते हैं। जैसे आपकी क्या है, आप किराना स्टोर पे जाते हो तो क्या उसके जो दुकान है उसके बाहर क्या होता है, चिप्स विप्स के पैकेट लगे रहते हैं, यानी कि जो लुभावनी वाली चीज़ होती है वो आपके आते हैं डिस्प्ले ऑफ बुक में। और ये क्या है, प्रचार में क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो, आपने इस शॉप का या किसी चीज़ का कि मैंने दुकान खोली जी, ये आजकल तो व्हाट्सअप और इस तरह के जो चीज़ों का भी प्रयोग होने लगा है, तो वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। चौथा नियम आपका आ जाता है, नेक्स्ट अब चलेंगे फोर्थ नियम के ऊपर, यानी कि पाठक का समय बचाए। यानी कि पाठक का समय बचाए क्या है, चौथा नियम आता है। पाठक का समय बचाए के बारे में, यानी सेव द टाइम के बारे में आ रही है, तो सेव टाइम के बारे में आपको सबको पता है, सीधे के सीधे इसमें सारे आ जाएंगे। सेव द टाइम ऑफ रीडर, यानी कि पाठक का समय बचाना, किसी भी तरह से बचा दो, वो सारे के सारे आपके आ जाएंगे। यानी कि इसमें सबसे पहले आ जाएगा वर्गीकरण व्यवस्था, यानी कि सबसे पहले लेके चलते हैं हम वर्गीकृत व्यवस्थापन, ठीक है, यानी क्लासिफाइड अरेंजमेंट। अब इसमें क्या कहता है, यानी कि बुक को जो, यानी बुक में, यानी कि सीधे सीधे क्या है, वर्गीकरण व्यवस्था को पाठक का समय बचाने के लिए इस व्यवस्था का एक विशेष संबंध होता है। पुस्तकों को एक स्थान में व्यवस्थित करा जाता है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में ओपन बुक एक्सेस तो है ही, पर साथ के साथ जो जहाँ पर क्या है, अलमारी में क्या है, शीशे वाली अलमारी लगी है, यानी शीशे वाली अलमारी, तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। यानी कि इस जो ओपन बुक में, तो आपने देखा होगा कि उसके या तो कॉर्नर पे लिखा होता है या ऊपर छोटी सी चिट लगी होती है कि ये एजुकेशन की किताबें हैं, इसमें ये हिंदी किताबें हैं, ये एजुकेशन हिंदी किताबें। तो इस तरह से स्लिप चिपकी होती है। आप क्या है, यानी कि जैसे कि मान के चलते हैं आप कभी ना कभी तो कॉलेज में पढ़े ही होंगे। अगर कॉलेज में नहीं पढ़े या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, तो आपने देखा होगा कि आप जैसे मूवीज़ हैं, यानी हॉलीवुड मूवीज़ हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सी अगर हॉलीवुड मूवी मतलब सीधे सीधे आपने कभी भी लाइब्रेरी को नहीं देखा, सीधे एक वर्ड डालो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का क्या है, यूट्यूब पर डालो, और यूट्यूब पे आपको सारी की सारी लाइब्रेरी के उसमें जो सिस्टम है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में इस तरह की लाइब्रेरी नहीं है या इस तरह की, देखो इंडिया में लाइब्रेरी उनसे ज़्यादा एडवांस है। क्यों एडवांस है भैया, उनके पास पूरे संसाधन होने के बाद क्या है, उन्होंने ये डेवलप किया, और हमारे पास पूरे संसाधन ना होने के बाद भी उनसे 70% तक डेवलप है। यानी कि ये चीज़ें मान के चलते। पर हाँ, ये है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, भगवान ने कभी ऐसा मौका किया या भगवान ने ऐसा कभी ये मौका दिया कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को देखने का मौका मिला, तो ज़रूर ही ज़रूर मैं एक बार उसे ज़रूर देखना चाहूँगा, क्योंकि उसके जो ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है और जो उसमें सारी चीज़ें हैं, ये मान के चलिए उसकी फ्लोरिंग और उसकी जो किताबें व्यवस्थित, यानी ये मान के चलिए कि बस एक तरह से लाइब्रेरियन बनने के बाद वो मेरा सपना है कि वहाँ पर जाके एक बार मैं किताबों का अरेंजमेंट देखूँ। क्योंकि भाई मैंने जैसे कहते हैं ना कि जैसे फिसल पट्टी सी बनी हुई है, और जैसे ऑटोमेटिक क्या है, बुकें अपने आप ही आ रही हैं, तो उसने क्या है ऑटोमेटिक नीचे आ जाती है, ऑटोमेटिक बहुत सारी जगह क्या है वो अरेंज हो जाती है। तो वो चीज़ मुझे देखनी है, बस उस चीज़ के लिए क्या है, यूट्यूब पे देख लिया लाइब्रेरी को, वो अलग बात है, पर जो है रियल लाइफ में उस चीज़ को देखना है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका प्रसूची की प्रविष्टि यानी कि कैटलॉग एंट्री। फिर आता है ओपन एक्सेस या कैटलॉग एंट्री, तो सबको पता है कि उसमें क्या होता है, उसके यानी उसके पूरे के पूरे नाम, ये सब चीज़, ऑथर नेम, टाइटल नेम, बुक का नंबर, फ्रीक्वेंसी, कॉल नंबर, ये सारे के सारे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे आ जाएंगे। फिर आ जाता है आपका, इसके बाद क्या आ जाता है, 3 नंबर पर आ जाएगा ओपन एक्सेस। यानी ओपन एक्सेस की कहानी हमने पढ़ ली है। यानी कि ओपन एक्सेस क्या है कि आपका क्या है, कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए, इस तरह के क्या है कहानी बताई गई है, तो वो आपका हो जाएगा ओपन एक्सेस सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। फिर आ जाता है आपका रेफरेंस सोर्सेज एंड इशू मेथड। यानी कि रेफरेंस सोर्सेज और इशू मेथड, यानी कि रेफरेंस सोर्सेज में पूरे होने चाहिए, जिससे क्या है
पाठक को कोई भी, एक मिनट, रेफरेंस सोर्सेज नहीं, और रेफरेंस सर्विस आपको पता होनी चाहिए। रेफरेंस सर्विस क्या है? रेफरेंस सर्विस में आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि जितनी भी इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं जो पाठक के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी की सारी पॉजिटिव तरीके से उसे अदा होनी चाहिए। फिर आता है लास्ट बचता है आपका इशूज़ मेथड, यानी कि इशू मेथड क्या कहता है आपका कि किताब में, यानी कि किताब इशू करने में पाठक को समय ना लगे, किताब उठाए और यानी वहाँ से किताब उठा के लाए, और क्या है, लाइब्रेरी जो भी अटेंडेंट बैठा है उसे किताब दे और वो चुटकियों में उसे कार्ड से, यानी कि जिस तरह से एक्सेस करके क्या कर दे, उसे दे दे। फिर आ जाता है आपका सेंट्रलाइजेशन, यानी सेंट्रलाइजेशन, स्टॉक रूम गाइड, लाइब्रेरी लोकेशन, ये सारे के सारे आ जाते हैं। यानी कि ये भी लिख लीजिए आप, पुस्तकालय, यानी कि पुस्तकालयों में पुस्तकों के आदान प्रदान की जो चीज़ें हैं, वो आदान प्रदान की विधि ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें टाइम लगे। फिर आपका आता है यानी प्रसूचीकरण, यानी केंद्रीकरण वाली बात आती है, यानी सेंट्रल लाइब्रेरी वाली बात आती है। कहीं ना कहीं ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके आ जाए केंद्रीकृत, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है संग्रह, यानी कि एक तरह से आपका आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, स्टॉक रूम, यानी कि स्टॉक रूम किस लिए होता है सॉरी, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आजकल का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो क्या कर रहा है, रीडिंग रूम पे चल रहा है। एक होता है लाइब्रेरी, यानी कि बुक रूम, एक होता है रीडिंग रूम, एक होता है लाइब्रेरी का पाथ। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है लाइब्रेरी की लोकेशन। लाइब्रेरी की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर बच्चा क्या है, फटाफट आ सके, यानी कि वॉकेबल डिस्टेंस पे होना चाहिए, घर के यानी कि स्कूल के पास होना चाहिए, कॉलेज के पास होनी चाहिए लाइब्रेरी, या फिर ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर क्या है, सभी संसाधनों को उपलब्ध हो, यानी कि रिक्शा भी आ सके और बसेज भी आ सके, और फटाफट बच्चा क्या है आके अपनी स्टडी को पूरा कर सके, वो सारी लोकेशन होनी चाहिए। अब चलते हैं, लास्ट आपका बचा है, यानी कि लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। अब पुस्तकालय क्या है, यानी कि ग्रंथालय या पुस्तकालय कुछ ही कह लीजिए। ग्रंथालय क्या है, एक वर्धनशील तंत्र है, यानी कि वर्धनशील तंत्र है। और इसमें क्या बताया गया, वर्धनशील तंत्र के बारे में बताया गया। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, आकार में वृद्धि। भाई आप ये बताओ, आज आपने एक दुकान खोली, ठीक है, आपने एक दुकान खोली, तो आपका क्या सपना है कि दुकान से मुनाफा भी हो और एक दुकान से मैं 10 दुकान खोल दूँ, यही तो कहता है, यानी कि वही कहानी है लाइब्रेरी की। फिर आता है ग्रंथालय का भवन, यानी कि ग्रंथालय भवन, यानी कि उसमें क्या होता है, उसमें बताया यानी कि ग्रंथालय भवन में आपके स्टॉक रूम, क्लॉक रूम, रीडिंग रूम, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। फिर आ जाता है, यानी कि आ जाता है पाठकों में वृद्धि, यानी कि पाठकों की वृद्धि। अब ये है कि आपने आज क्या है, आज आपकी 100 सीटों की लाइब्रेरी है और आपके आ रहे हैं बच्चे 50, तो आपका सपना क्या है 100 का, और उसके 100 से क्या करें, 100 से हम क्या करें, डबल करें, यानी कि यही तो होता है स्टाफ में वृद्धि, स्टाफ वेरिफिकेशन। और यानी कि स्टाफ में वृद्धि क्या है भाई, ये मान के चलिए आपका स्टूडेंट 100 है, और 100 पे आप, यानी पहले था 50 पे हमने 4 लाइब्रेरियन, एक लाइब्रेरियन और 2 अटेंडेंट और एक और आदमी को रखा हुआ था। अब हो गए 100, तो उसके बाद यानी कि जब खाने की डिमांड बढ़ रही है, यानी खाने की, जैसे मान के चलते हैं पहले 100 आदमी आते थे, अब 200 आदमी आते हैं, तो क्या है वर्कर भी तो ज़्यादा चाहिएंगे, या उन्हें बैलों की तरह लगाए रखोगे। तो वही कहानी है स्टाफों में, कि स्टाफ में क्या है, स्टाफ भी आपके बढ़ने चाहिए। तो ये था आपका 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो आपको पढ़ना है, और कहीं ना कहीं आपने एक तरह से पढ़ा हुआ भी है, तो फिर ये दोबारा बताया गया है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।